हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो आज हम क्लास 8th का साइंस का जो पेपर है वो पेपर करेंगे। जी, ये हम सैम्पल पेपर की बात करें और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग ऐसा ही लगभग आपका जो एग्ज़ाम है उसमें पेपर आएगा। और ये जो साइंस का पेपर है ये बहुत टफ दिया गया है, जो सैम्पल पेपर दिया गया है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपका साइंस का पेपर आएगा वो भी टफ आ सकता है। तो इस पेपर को अच्छे से समझिए, क्योंकि बड़ा ही लेंथी पेपर और टफ है थोड़ा सा। हम ईजी पेपर में नहीं कह सकते कि बहुत ईजी है। तो आइए शुरू करते हैं पेपर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये सैम्पल पेपर मैं आपको एक बार फिर कह देती हूँ, सभी सैम्पल पेपर ज़रूर करके जाइएगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं और इसके अलावा उसी टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे और पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का पैटर्न है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम साइंस का सैम्पल पेपर। तो देखो, सबसे पहले क्या कहा गया है कि 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होना है और 2.5 घंटे इसका समय है। इसके अलावा सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक खंड में एबेस से 3 खंड दिए गए और उनकी नंबर जो है वो सामने दिए गए हैं। कुछ प्रश्न है जिसमें आपको एक शब्द में देना है और कुछ में उसके अकॉर्डिंग जितने नंबर का प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर करना है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हम जो पेपर कर रहे हैं हिंदी मीडियम का कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हैजा एक डैश के कारण होता है, तो क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैक्टीरिया। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो देखो, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कहलाती। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? जब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है उसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक बताओ, जिससे मलेरिया होता है। तो प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, लेकिन उसका वाहक क्या होता है? मच्छर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मच्छर। अभी हिंदी मीडियम में करवा रही हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी करवा दूंगी। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया है। यदि गति के विपरीत दिशा में बल लगाया जाए, मतलब कि इस दिशा में गति हो रही है और बल इस दिशा में लगाया जा रहा है, तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु की गति कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वस्तु की गति जो है वो कम हो जाएगी। पूरा यहाँ लिखेंगे, यदि विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की गति कम हो जाएगी। ठीक है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया, जैसे पहले भी और में दिया गया था वैसे ही अथवा में क्वेश्चन दिया गया कि वातावरण को परिभाषित करिए। तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी के चारों ओर। हम यहाँ पे लिख देंगे पृथ्वी के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एटमॉस्फेयर दिया गया। एक्चुअली वातावरण नहीं, वायुमंडल यहाँ लिखना चाहते थे, तो हम ये लिख सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को, चारों ओर गैसों के आवरण को लिख दिए। चारों ओर गैसों के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। एक बार फिर बताती हूँ, ये देखो इसका आंसर है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को हम वायुमंडल या वातावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। उस बल का नाम बताइए जिसके कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो वो बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम यहाँ लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण। 1 मिनट अच्छे से लिख देती हूँ आप लोगों को। हम यहाँ लिखते हैं, देखो, गुरुत्वाकर्षण बल। 1 नंबर का क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन, फर्स्ट के ही पार्ट चल रहे हैं ये। इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया, वस्तुओं के भार के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी चीज़ का जो भार होता है ना, वो किसके कारण होता है? क्योंकि अलग अलग प्लेनेट पे जाओगे तो आपको भार अलग अलग दिखेगा किसी भी चीज़ का। तो भार किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, सोनोरस धातुओं का वह गुण है जिससे वे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो हम किसी भी धातु को पीटते हैं तो शोर की आवाज़ आती है ना, तो किसके कारण होता है? ध्वनि उत्पन्न करते हैं और उसको क्या कहते हैं? सोनोरस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ध्वनि। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देती हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किन्हीं 2 धातुओं के नाम लिखिए जो विद्युत की कुचालक है, मतलब जिसमें विद्युत पास नहीं होती। तो हम लिखेंगे रबड़ और हम यहाँ पे लिख देंगे प्लास्टिक। तो रबड़ और प्लास्टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में क्या लिखा? कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है, सही या गलत? तो ये है गलत। देखो, हमने ये पढ़ी थी CuSO4 प्लस Zn। तो क्या करता है? Zn क्या कर देता है? कॉपर को प्रतिस्थापित कर देता है, लेकिन Cu क्या है? प्रतिस्थापित नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत।
नेक्स्ट देखो क्या है, धातुओं और अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। आप लिखेंगे धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है, जबकि अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। तो आप किस तरह से लिखेंगे, देखो समझा रही हूँ तो समझना है आप लोगों को। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, ये सभी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट हैं। एक बल में डैश और डैश दोनों होते हैं। तो एक बल में हम लिख सकते हैं अ फोर्स हैज़ बोथ पुल एंड पुश। तो हम लिखेंगे धकेलना, धक्का या खींचना। धक्का और खींचना दोनों ही किसके अंदर आते हैं, फोर्स के अंदर आते हैं, या हम ये कहें कि दोनों ही किसके अंदर आते हैं, बल के अंदर आते हैं। एक बल में धक्का और खींचना दोनों ही शामिल होते हैं। अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में है तो वस्तु की गति कम हो जाएगी। मान लो कि ये बल यहाँ इस दिशा में लगाया जा रहा है, वस्तु की गति इस दिशा में और इसी दिशा में बल लगाया जा रहा है। एक बॉल चल रही है और आपने उसको उसी दिशा में, जिस दिशा में चल रही थी उसी दिशा में उसको हाथ लगा दिया, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर अब हम करें 11 कर रहे हैं, एक सेकेंड। 10 हम कर चुके हैं, अब हम 11 क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो 11 में क्या कहा गया, रस्साकशी के पक्ष में ए पर, ए जो है, ए ने कितना बल लगाया है, 10 बल लगाया है, न्यूटन बल लगाया है, और बी ने कितना लगाया है, 8 न्यूटन बल। तो रस्सी किस तरफ घूमेगी, ए का बल ज़्यादा है और बी का बल कम है, तो जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी रस्सी उधर चली जाएगी। तो बस जो रस्सी है वो कहाँ जाएगी, ए के पास चली जाएगी। रस्सी कहाँ मूव कर जाएगी, ए की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कहा गया है, क्या घर्षण बल वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। जो घर्षण बल है वायु में, जो चीज़ें से आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं या हम कहें कि एरोप्लेन उड़ रहा है, तो उन सब पे भी क्या होता है, घर्षण बल कार्य करता है। तो ये हो जाएगा इसका 12वां क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। अब हम करते हैं खंड जो बी है उसके क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रत्येक जीव का नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, नाम लिखना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ए यहाँ पर हो जाएगा राइजोपस, तो हम लिखेंगे राइजोपस, ठीक है। और बी यहाँ पर हो जाएगा पैरामीशियम। ये क्या है, पैरामीशियम, तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। आपको नाम लिखने हैं पैरामीशियम, ये हो जाएगा बी यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सभी के मार्क्स कितने हैं, 2 मार्क्स का है। अब हम इसके और में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, किसी एक प्रतिजैविक मतलब कि एंटीबायोटिक का आपको नाम देना है, उदाहरण दीजिए तथा इसे उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाम भी बताइए। केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं किया था उनके लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रतिजैविक का उदाहरण क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टो। आपके जो सूक्ष्म जीवों वाला चैप्टर ना उसके अंदर दिया गया है ये, यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये हो जाएगा प्रतिजैविक का नाम। और किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस से। हम लिख देंगे स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, सॉरी माइसिटीज, इससे हमको ये मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये सिर्फ उनके लिए है जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स है उनके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप बाजार से 1 लीटर दूध लिया है और उसे आप घर पर पाश्चराइज करना है तो आप वह कैसे करेंगे। तो देखो क्या आपको पाश्चराइज करना है, मतलब क्या पाश्चुरीकरण की जो मेथड है आपको वो लिखना है कि उसको पहले हम बहुत अच्छे से हीट करेंगे, फिर उसको एकदम से ठंडा करेंगे। जब हीट करके ठंडा करेंगे तो पाश्चराइज हो जाता है, दूध जल्दी खराब नहीं होता है। अब इसके अथवा में क्या क्वेश्चन दिया गया है, संक्रामक रोग क्या होते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो आइए करते हैं इनको दोनों ही क्वेश्चन को सोल्व। तो आंसर देखिए, दूध को उच्च ताप पर गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाले जीवाणु मर जाते हैं। इस क्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो किस तरह से कराएंगे, पहले हम दूध को बहुत जल्दी गर्म करेंगे, बहुत तेज गर्म करेंगे, उसके बाद एकदम से उसको ठंडा कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी जीवाणु है वो मर जाएंगे और दूध जल्दी खराब नहीं होगा। इस विधि का उपयोग दूध को लंबे टाइम तक दूषित होने से बचाने के लिए हम करते हैं। अब हम देखते हैं इसका और में जो दिया गया है, संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, संक्रामक रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे कि प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मतलब कि ऐसे रोग, देखो इजी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि ऐसे रोग या ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा वायरस, कोल्ड, खांसी, जुकाम, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे हमारे संक्रामक रोगों के अंदर।
मिनट से आ जाएंगे। तो देखो अभी के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी जिसमें इसके आगे के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो बहुत ही जल्द उसका भी एक वीडियो ले आऊंगी। तो इसी तरह के हर एक अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट बना दिया गया। अब इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर और भी लंबा वीडियो बना तो हो सकता है कि इसका थर्ड पार्ट भी आए। तो इसी तरह के हर अपडेट के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज।